कभी सोचा है कि जब अर्थव्यवस्था की गाड़ी थोड़ी पटरी से उतरने लगती है तो पर्दे के पीछे से इसे कंट्रोल कौन करता है? आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के उन्हीं खास हथियारों मतलब उन टूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका इस्तेमाल हमारी इकोनॉमी को स्मूथ चलाने के लिए किया जाता है। जरा सोचिए, अचानक से बाजार में हर चीज के दाम दुगने हो जाएं। इसे ठीक कैसे किया जाएगा? यही वो बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब कीमतें काबू से बाहर होने लगती हैं तो आखिर किया क्या जाता है? तो इस पूरे खेल का जो मास्टर है वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारा आरबीआई। और इसका सबसे जरूरी काम है क्रेडिट कंट्रोल। अब ये क्या है? अरे आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है उसे कंट्रोल करना। ठीक वैसे ही जैसे कोई बांध नदी के बहाव को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये है कि आरबीआई ये करता कैसे है? इसका एक बहुत पावरफुल टूल है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार में टोटल कितना पैसा और लोन उपलब्ध होगा उसे मैनेज करना। मकसद एक बैलेंस बनाना है, महंगाई को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकना और साथ ही इकोनॉमी को मंदी में जाने से भी बचाना। तो चलिए अब आरबीआई का टूलकिट खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टूल्स की। इन्हें आप एक सर्जन के औजारों की तरह समझ सकते हैं, एकदम सटीक, जिनका सीधा असर बैंकों पर पड़ता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो इसमें दो मेन टूल्स हैं, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर को समझिए एक ऐसा कंपल्सरी सेविंग्स अकाउंट जो हर बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना ही पड़ता है। और एसएलआर वो नियम है जिसके तहत बैंकों को अपना कुछ पैसा सरकारी बॉन्ड्स जैसी बहुत ही सेफ चीजों में लगाना होता है। मतलब मकसद दोनों का एक ही है, बैंकों के पैसों का एक हिस्सा लॉक कर देना ताकि वो बहुत ज्यादा लोन बांटकर सिस्टम में कोई रिस्क ना पैदा कर दें। अच्छा, अगले दो टूल्स हैं रेपो और रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यानी एलएएफ सिस्टम का हिस्सा है। ये बस ये पक्का करने का एक तरीका है कि बैंकों के पास कैश की कमी ना हो। रेपो रेट वो ब्याज दर है जो बैंक आरबीआई से छोटे समय के लिए कर्ज लेने पर चुकाते हैं। और इसका ठीक उल्टा रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज है जो बैंकों को अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखने पर मिलता है। आसान भाषा में कहें तो ये रेट सीधी सीधे तय करते हैं कि बैंकों के लिए पैसा लेना कितना महंगा या सस्ता होगा। इनके अलावा भी कुछ और ज़रूरी रेट्स हैं, जैसे कि बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ। ये एमएसएफ बैंकों के लिए एक तरह की इमरजेंसी लोन विंडो है, लेकिन इस पर ब्याज ज़्यादा मतलब एक पेनाल्टी के साथ लगता है। और हाँ, एक और बात, अप्रैल 2016 से एमसीएलआर वो नया बेंचमार्क बन गया है जिससे बैंक अपने लोन की दरें तय करते हैं। तो ये सीधे सीधे हमारी ईएमआई पर असर डालता है। अब आरबीआई के टूलकिट के एक दूसरे हिस्से पर आते हैं। अगर पिछले टूल्स एक सर्जन के औजारों जैसे थे तो इन्हें एक बड़े बाजार की तरह समझिए, जहां आरबीआई खुद खरीद फरोख्त करके इकोनॉमी पर असर डालता है। इस टूल को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओस। और ये बहुत ही सीधा साधा पर असरदार तरीका है। जब आरबीआई को इकोनॉमी में कैश बढ़ाना होता है तो वो बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदता है, और जब उसे कैश कम करना होता है तो वो बॉन्ड बेच देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे इकोनॉमी में पैसों के बहाव के लिए एक बहुत बड़े नल को चालू या बंद करना। इसी ओएमओस के दो खास वर्जन भी हैं। पहला है क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बड़ा आर्थिक संकट आ जाए। इसमें आरबीआई बड़े पैमाने पर एसेट्स खरीदकर सिस्टम में बहुत सारा पैसा डाल देता है। दूसरा है ऑपरेशन ट्विस्ट, जो थोड़ा बारीक काम है। इसमें आरबीआई एक ही समय पर लंबे समय वाले बॉन्ड खरीदता है और छोटे समय वाले बॉन्ड बेचता है। इससे होता यह है कि बाजार में कुल पैसा तो उतना ही रहता है, लेकिन ब्याज दरें बदल जाती हैं। है ना कमाल? जैसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऑर्केस्ट्रा चला रहा हो। ठीक है, तो हमने काफी सारे टूल्स के बारे में जान लिया। अब ऐसा करते हैं, इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि किस टूल का क्या कारण और क्या असर होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आरबीआई के ये फैसले हमारी असली दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए, बात सीधी सी है, हर टूल का एक सीधा नतीजा होता है। जैसे अगर बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ाया तो बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे इकोनॉमी थोड़ी धीमी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर सीआरआर कम कर दिया तो बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होता है, जिससे ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। ये सब सही समय पर सही बटन दबाने जैसा है। तो फिर तैयार है ये देखने के लिए कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है? चलिए एक फटाफट रिवीजन राउंड हो जाए।
तो चलिए जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मतलब पैसों की मात्रा को मैनेज करना। CRR और SLR ये बैंकों की लोन देने की क्षमता को लिमिट करते हैं। रेपो और रिवर्स रेपो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। OMOs मतलब सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री। MCLR आया अप्रैल 2016 में और MSF आया 9 मई 2014 को। याद हो गया? चलिए अब कुछ सवालों के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल, आरबीआई जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल करता है उसका मेन मकसद क्या है? थोड़ा सोचिए इस पर। इसका मकसद है महंगाई और मंदी दोनों को कंट्रोल में रखना। अगला सवाल, अगर CRR कम कर दिया जाए तो बाजार में मनी सप्लाई का क्या होगा? क्या लगता है? बिल्कुल सही, इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि बैंकों के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होगा। सवाल नंबर 3, ये तारीख से जुड़ा है। MCLR सिस्टम किस साल में शुरू हुआ था? याद करने की कोशिश कीजिए। सही जवाब है 2016। चौथा सवाल, जब RBI सरकारी बॉन्ड खरीदता और बेचता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये एक जरूरी टर्म है। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMOs। पांचवा सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर RBI को बाजार से पैसा वापस खींचना है तो वो रिवर्स रेपो रेट के साथ क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? सोचिए। वो इसे बढ़ा देगा ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लालच में अपना पैसा RBI के पास पार्क कर दें। सवाल नंबर 6, ऑपरेशन ट्विस्ट का खास काम क्या है? याद है वो ऑर्केस्ट्रा वाली बात? इसका मकसद है लंबी और छोटी अवधि की ब्याज दरों पर असर डालना, वो भी बिना बाजार में पैसों की कुल मात्रा को बदलें। सातवां सवाल, ये तो सीधा है। बैंक रेट बढ़ाने से बैंकों के लिए उधार लेना महंगा होगा या सस्ता? अरे बिल्कुल, ये उधार को और ज्यादा महंगा बना देता है। आठवां सवाल, वो कौन सा नियम है जिसके तहत बैंकों को अपना कुछ पैसा लिक्विड एसेट्स में रखना ही पड़ता है? CRR या SLR? ये है SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात। नौवां सवाल, वो जो इमरजेंसी वाली सुविधा है MSF, उसमें M का क्या मतलब है? M का मतलब है मार्जिनल यानी सीमांत, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और ये रहा आखिरी सवाल, जब सेंट्रल बैंक किसी बड़े संकट के समय सिस्टम में जमकर पैसा डालता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग या QE। बहुत बढ़िया। तो ये थे RBI की कुछ जरूरी टूल्स जो हमारी इकोनॉमी को स्थिर रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। उम्मीद है अब ये सब कैसे काम करते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।